अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज आप लोगों का जो लेक्चर है उसमें हम लोग नॉर्मलाइजेशन जो प्रोजेक्ट है आपके चैप्टर के एंड पे गिवन है, जिसमें एक अननॉर्मलाइज्ड रिलेशन दिया गया है और उसको नॉर्मलाइज करना है। ठीक है, उसमें हम प्रोजेक्ट को सॉल्व करेंगे। हम लोग अभी तक फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म और थर्ड नॉर्मल फॉर्म कर चुके हैं। आप लोगों के जो एग्ज़ाम्स में यूजुअली क्वेश्चन आता है वो इसी से रिलेटेड आता है कि एक टेबल या रिलेशन दिया जाता है जो कि अननॉर्मलाइज्ड होता है, और फिर आपसे कहा जाता है कि उसको थर्ड नॉर्मल फॉर्म या 3.5 नॉर्मल फॉर्म तक करें, जिसको 3.5 को BCNF भी कहते हैं। फोर्थ नॉर्मल फॉर्म और फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म जो है वो हम आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे। वो थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, लेकिन वो आपको नॉर्मलाइजेशन के क्वेश्चन में कि इसको फोर्थ या फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म तक नॉर्मलाइज करें, इस तरह का क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में नहीं आता। यू हैव टू लर्न इट बट फ्रॉम द थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू। सो नॉर्मलाइजेशन प्रोजेक्ट 1 हम लोग स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ हाउ द क्वेश्चन कम्स इन योर एग्जाम्स एज वेल, कि आपको ये एक टेबल दिया जाएगा जैसे ये सामने दिया हुआ है, और कहा जाएगा कि ये टेबल जो है ये नॉर्मलाइज नहीं है, एक अनॉर्मलाइज्ड रिलेशन है, तो आप इसको थर्ड नॉर्मल फॉर्म या BCNF, जिसको 3.5 नॉर्मल फॉर्म भी कहते हैं, वहाँ तक नॉर्मलाइज करें। हम लोग आज इस टेबल को थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक करेंगे। हम लोगों ने थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक ही स्टडी किया है, और आपकी जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली इस टेबल को हम लोगों ने थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक करना है। सो अगर आप लोग देखें गर्ल्स, इस टेबल में फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में करने के लिए इसको हमारी क्या रिक्वायरमेंट्स थी, क्या कंडीशंस थी, कि एक तो टेबल में रिपीटिंग ग्रुप प्रेजेंट ना हो, यही थी ना रिक्वायरमेंट, और फिर आपने प्राइमरी की भी सेट करनी होती है। तो अगर आप इस टेबल में देखें तो आप लोगों को रिपीटिंग ग्रुप्स काफ़ी नज़र आएंगे। कहाँ कहाँ पे है ये देखें, ये एक सेल में 2 वैल्यूज़ हैं, एक सेल में 2 वैल्यूज़ हैं, एंड सो ऑन। इनको रिपीटिंग ग्रुप्स कहते हैं। तो अब हमने क्या करना है, इन रिपीटिंग ग्रुप्स को रिमूव करना है, और इस टेबल की फिर हमने क्या सेट करनी है, प्राइमरी की सेट करनी है। तो जब ये दोनों काम हो जाएंगे तो हम कहेंगे कि जो आपका ये टेबल है या रिलेशन है वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आ चुका है। अब ये 2 तरीक़ों से हो सकता है। एक तो तरीका ये है कि आप नेक्स्ट रिकॉर्ड एक और बनाएं 123 मसूद, और उसमें लिखें 003 मैथ्स टू मिस चौधरी मेंबर। इसी तरह यहाँ पे दोबारा लिखें 142 जावेद, 005 फ़िज़िक्स 3 लियाकत, और ये एक अलहदा सेल में ये सारा लिखें। सिमिलरली एक अलहदा रिकॉर्ड में दोबारा यहाँ 142 और जावेद और ये सारी इन्फॉर्मेशन लिखें। इससे क्या होगा, रिपीटिंग ग्रुप आपके टेबल से रिमूव हो जाएंगे। और दूसरा तरीका ये है कि आप इस अगर टेबल को स्प्लिट भी करें, ये देखिए जैसे 2 टेबल्स में स्प्लिट हो गया, एक स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट नेम का अलग टेबल बना दिया और स्टूडेंट इन सोसाइटी का टेबल अलग बना दिया। इसमें देखें 123, 132, 142 3 ही स्टूडेंट्स थे। अगर यहाँ पे देखें 3 ही स्टूडेंट्स थे ना, तो ठीक है, इन तीनों का हमने क्या बना दिया, टेबल अलग बना दिया यहाँ पे, और उनका रिस्पेक्टिव नेम्स लिख लिए। और फिर उसके बाद हमने दूसरा टेबल बना दिया, जो कि क्योंकि बाकी इन्फॉर्मेशन भी तो लिखनी थी ना, बाकी कॉलम्स कौन कौन से हैं, ये स्टूडेंट सोसाइटी आईडी, यानी उस स्टूडेंट की जो सोसाइटी आईडी है, उसका जो सोसाइटी नेम है, उसका जो सुपरवाइज़र है उसकी सुपरवाइज़र की आईडी क्या है, उस स्टूडेंट की पोजीशन क्या है, वो वहाँ पे चेयरमैन है, मेंबर है, क्या है। तो ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये हमने दूसरे टेबल में कॉलम में लिख ली है। और स्टूडेंट और आईडी जो है वो कॉमन एट्रीब्यूट इसमें हो जाएगा। इधर भी स्टूडेंट आईडी है, इस टेबल में भी और इस टेबल में भी। ठीक है, वाई, बिकॉज इसी स्टूडेंट आईडी की ही बेसिकली ये बाकी रिकॉर्ड्स भी हैं ना, उसी की सोसाइटी बताई गई है, उसी की सोसाइटी का नाम बताया गया है, उसी का सुपरवाइज़र बताया गया, उसी का चेयरमैन। तो अगर ये कॉलम हम नहीं लिखेंगे तो ये सारी इन्फॉर्मेशन तो ख़त्म हो जाएगी, मतलब हमें पता ही नहीं चल रहा कि स्टूडेंट कौन से स्टूडेंट की कौन सी सोसाइटी आईडी है। सो इन्फॉर्मेशन को लॉस समझने होने से बचाने के लिए जो आपका एक कॉमन एट्रीब्यूट जब स्प्लिट करते हैं, जब भी स्प्लिटिंग होती है, एक कॉमन कॉलम जो है वो ज़रूर दोनों में आता है, जो कि स्प्लिटिंग हुए टेबल्स दोनों में प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे भी स्टूडेंट आईडी है और यहाँ पे भी स्टूडेंट आईडी है। अब यहाँ पे देखें
आपका रिपीटिंग ग्रुप जो है वो रिमूव हो चुका है और प्राइमरी की सेट कर दी गई है। इस टेबल की पहले वाले की प्राइमरी की कौन सी सेट की गई है? जो अंडरलाइन हुआ होता है ना, आपको नज़र आ रहा होगा स्टूडेंट आईडी को अंडरलाइन किया गया है। अंडरलाइन का मतलब है कि ये प्राइमरी की, चाहे आप यूँ एरो लगा के तो ऊपर लिख दें कि इट्स अ प्राइमरी की, चाहे आप उस कॉलम के नेम को अंडरलाइन कर दें, बात एक ही है। अंडरलाइन कर दें ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, जैसे इन्होंने किया है। तो स्टूडेंट आईडी जो है वो अंडरलाइन कर दी गई है बिकॉज इट्स अ प्राइमरी की। हर टेबल में प्राइमरी की भी सेट करना होती है ना। तो फर्स्ट जो स्टूडेंट रिलेशन है, इसमें स्टूडेंट आईडी जो है वो इट्स अ प्राइमरी की, और दूसरे में स्टूडेंट आईडी तो प्राइमरी की अकेले हो ही नहीं सकती थी। वाई? बिकॉज इट्स रिपीटिंग। देखें 123 दो दफ़ा आ रहा है। लेकिन अगर हम नोट करें तो यहाँ पे 123 और 001 ये दोबारा रिपीट नहीं हो रहा। इकट्ठे रिपीट हो रहे हैं कहीं पे? नीचे देखें, नहीं हो रहा। अगर 001 आ रहा है तो साथ में स्टूडेंट आईडी डिफरेंट है, ठीक है। 123 अगर यहाँ पे लिखा हुआ है तो यहाँ पे स्टूडेंट आईडी डिफरेंट है, 003 है। सो अगर इनको कंबाइन करके की बनाई जाए तो तब इन दोनों कॉलम्स को, तो तब ये यूनिक हो जाती है बिकॉज 123 001 इज़ नॉट रिपीटिंग एनी वेयर, 123 003 इज़ नॉट रिपीटिंग एनी वेयर, 132 001 इज़ नॉट रिपीटिंग, 142 002 है तो यहाँ पे 142 005 है। सो कंबाइन हो गई, ये रिपीट नहीं हो रहा। दैट मीन्स इन दोनों को कंबाइन करके ये दोनों कॉलम्स यूनिक बन रहे हैं। इसीलिए इस टेबल में प्राइमरी की जो होगी वो कॉम्पोजिट प्राइमरी की होगी, और इसीलिए ये देखें आप दो कॉलम्स को अंडरलाइन किया गया है, स्टूडेंट आईडी को भी और सोसाइटी आईडी को भी, बिकॉज इस टेबल में कॉम्पोजिट प्राइमरी की है। अब ये जो टेबल हमारा था दिस वन, ये स्प्लिट करके हमने रिपीटिंग ग्रुप भी रिमूव कर दिया, प्राइमरी की भी सेट कर दी है दोनों टेबल्स की, और अब ये टेबल जो है वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आ चुका है बिकॉज फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की यही दो रिक्वायरमेंट्स है ना, ठीक है, कि आपके रिपीटिंग ग्रुप्स प्रेजेंट ना हो तो हमने रिपीटिंग ग्रुप रिमूव कर दिया है। एक और तरीका मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, इसका ये भी हो सकता था कि एक इसको स्प्लिट ना करते, इसी तरह रहने देते, और यहाँ पे दोबारा एक नए रिकॉर्ड में आप, यानी एक रिकॉर्ड ये बन जाता और अगले सेल में दोबारा लिख लेते हैं 123 मसूद और 003 मैथ्स 2। सिमिलरली यहाँ पे भी इस तरह अगले रिकॉर्ड में आप यूँ टेबल बना देते और यहाँ पे 142 जावेद, और फिर इस तरह से लिख लेते, यहाँ पे भी 142 जावेद और फिर ये लिख लेते, ठीक है। तो इस तरह से भी आप इसको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में ला सकते हैं। ऐसे दोनों तरीके हैं, आप जो मर्ज़ी तरीका यूज़ कर लें। मेन मकसद क्या है कि आपके फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आ जाए, रिपीटिंग ग्रुप रिमूव हो जाए, प्राइमरी की सेट हो जाए। सो दे हैव यूज्ड और ऑप्टेड दिस मेथड के स्प्लिट किया है और एक स्टूडेंट का टेबल एक बना दिया और स्टूडेंट इन सोसाइटी रिलेशन का टेबल एक बना दिए है। सो अब हमारा जो टेबल था वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आ चुका है। अब हमने इसको चेक करना है, अब इसको सेकंड नॉर्मल फॉर्म में करना है ना। अब सेकंड नॉर्मल फॉर्म की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं कि एक तो टेबल ऑलरेडी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हो जो कि है, और दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है कि पार्शियल डिपेंडेंसी ना आए। पार्शियल डिपेंडेंसी अगर आपको याद हो क्या होता है कि कोई भी नॉन की कॉलम्स कौन से हैं, ये सारे नॉन की हैं जो प्राइमरी की के अलावा वाले हैं, वो पार्ट से डिटर्मिन ना हो रहे हो, यानी सोसाइटी नेम सोसाइटी आईडी से डिटर्मिन ना हो रहा हो अकेले, अगर डिटर्मिन हो रहा है तो वो दोनों से इकट्ठे हो रहा हो। पार्शियल डिपेंडेंसी होती ही कौन से टेबल में आने का चांस होता है, जिसमें कंपोजिट प्राइमरी की हो। ज़ाहिर है जब कंपोजिट प्राइमरी की है ही नहीं, जैसे ये पहला टेबल है, तो पार्ट से तो डिटर्मिन हो ही नहीं सकता क्योंकि इसका पार्ट है ही नहीं है, एक ही कॉलम है, तो पार्ट से डिटर्मिन होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो पहला टेबल तो चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये वाला कि इसमें पार्शियल डिपेंडेंसी है या नहीं है। ये ऑलरेडी हम कहेंगे कि ये वाला टेबल सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में है। हमने चेक करना है दूसरे वाले टेबल को, क्योंकि इसमें कॉम्पोजिट प्राइमरी की है। हमने इसको चेक करना है कि क्या यहाँ पे पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट कर रही है। अगर एग्जिस्ट कर रही है तो हमने इसको ऐसे से स्प्लिट करना है इस तरीके से कि आपकी पार्शियल डिपेंडेंसी रिमूव हो जाए और फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी हो टेबल में। फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी इसका ऑपोजिट है ना पार्शियल डिपेंडेंसी का। अब हम चेक करते हैं क्या इसमें पार्शियल डिपेंडेंसी है या नहीं है। अब अगर देखा जाए स्टूडेंट आईडी 001, इसकी सोसाइटी आईडी, इसका सोसाइटी नेम क्या है, उर्दू। दैट मीन्स अगर मुझे सोसाइटी नेम उर्दू चाहिए तो मैं
सोसाइटी आईडी अगर एंटर करूँगी तो क्या सोसाइटी नेम उर्दू आ जाएगा? अकेला एक रिकॉर्ड आए तो तब कहते हैं कि डिटरमिन हो रहा है ना। तो 001 डालने से उर्दू वाकई में आ जाएगा, कोई और रिकॉर्ड सामने नहीं आएगा। देखें 001 के सामने सिर्फ उर्दू ही है, ऊपर भी उर्दू है और इधर भी उर्दू है। सिमिलरली अगर मैं 003 डालूँगी तो सिर्फ मैथ्स आएगा। दैट मीन्स सोसाइटी नेम सोसाइटी आईडी से डिटरमिन हो रहा है। सो हम कहेंगे कि इस टेबल में पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट कर रही है। हमने इस पार्शियल डिपेंडेंसी को रिमूव करना है इस टेबल से। और रिमूव करने का तरीका क्या होता है? आप यूजुअली टेबल को स्प्लिट करते हैं, ऐसे स्प्लिट करते हैं कि पार्शियल डिपेंडेंसी रिमूव हो जाए। और क्योंकि इसकी वजह से आ रही है ना पार्शियल डिपेंडेंसी, सोसाइटी आईडी सोसाइटी नेम ये इससे डिटरमिन हो रहा है, तो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में लाते हुए हमने इसको स्प्लिट कर देना है। अब अगर आप देखें ये वाला तो सेम एज इट इज टेबल आ जाएगा। सेकेंड जो पहला वाला टेबल है स्टूडेंट रिलेशन, उसमें से तो उसको तो कोई चेंज नहीं करना ना, वो एज इट इज़ सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में भी वो एज इट इज़ आएगा। अब दूसरे वाले टेबल में ये देखें स्प्लिटिंग कैसे की है इन्होंने। सोसाइटी आईडी सोसाइटी नेम सुपरवाइज़र आईडी और सुपरवाइज़र, इसका एक कॉलम बना लिया है, ठीक है। और अब क्योंकि सोसाइटी जो नेम है और ये यहाँ पे हमने जब 4 कॉलम्स बनाए तो अगर आप देखें इसकी वजह से सिर्फ एक ही प्राइमरी की बन रही है सोसाइटी आईडी। तो ऑटोमेटिकली जब एक सिंगल कॉलम्स की प्राइमरी की बन रही है तो उसमें वैसे ही पार्शियल डिपेंडेंसी रिमूव हो जाती है। तो हमने क्या किया, इस टेबल में से स्टूडेंट आईडी सोसाइटी नेम और सुपरवाइज़र आईडी, इसका एक कॉलम बना लिया। सोसाइटी आईडी सोसाइटी नेम सुपरवाइज़र आईडी और सुपरवाइज़र, ठीक है, इसका एक कॉलम बना लिया। अच्छा, ये आप जब स्प्लिटिंग कर रहे होते हैं ना, ज़रूरी नहीं है कि जिस तरह इन्होंने स्प्लिटिंग की आपकी भी स्प्लिटिंग ऐसे हो, मे बी आप चेंज करें, ऐसे स्प्लिट करें कि आपके में से भी पार्शियल डिपेंडेंसी रिमूव हो रही हो, ठीक है। आप इस तरह के कॉलम्स बनाएं कि अगर उसमें से भी पार्शियल डिपेंडेंसी रिमूव हो रही है और कोई इन्फॉर्मेशन लॉस नहीं हो रही है, आपकी इन्फॉर्मेशन भी रिटेन है सारी, तो ठीक है, इट्स इन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। इट्स नॉट नेसेसरीली कि जो इनकी स्प्लिटिंग है वही आपकी भी स्प्लिटिंग हुई हो। अब यहाँ पे जो इन्होंने स्प्लिटिंग की है, जब इन्होंने सुपरवाइज़र आईडी सुपरवाइज़र इन चारों को कॉलम्स बना के एक टेबल बना दिया है, तो यू कैन सी यहाँ पे अब सिर्फ इस अकेले से ना प्राइमरी की बन रही है, बिकॉज इट्स यूनिक। जब प्राइमरी की इस अकेले से बन रही है तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया है, आपका ये टेबल, ये सोसाइटी का टेबल बना दिया है ना सोसाइटी के नाम से, ये आपका सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में आ चुका है। अब क्या है, पीछे रह क्या गया था, अगर आप पीछे देखें पोजीशन रह गई थी ना। पोजीशन है क्या, एक्चुअली ये स्टूडेंट की पोजीशन है, यानी ये 4 कॉलम्स तो आपने ऐड कर लिए, सोसाइटी आईडी सोसाइटी नेम सुपरवाइज़र आईडी सुपरवाइज़र, लेकिन आपकी पोजीशन वाला कॉलम अभी रहता है और स्टूडेंट आईडी भी रहती है। तो आपने क्या करना है, स्टूडेंट, अब पोजीशन 2 चीज़ों से डिटर्मिन हो रही है। पोजीशन अकेले स्टूडेंट सोसाइटी आईडी से नहीं पता चल रही, क्योंकि ये स्टूडेंट की पोजीशन है, यानी स्टूडेंट की इस सोसाइटी में क्या पोजीशन है, 001 सोसाइटी में। 001 सोसाइटी कौन सी है, उर्दू सोसाइटी, यानी स्टूडेंट 1 2 3 001 सोसाइटी में क्या है, चेयरमैन है। स्टूडेंट 1 2 3 003 सोसाइटी जो कि कौन सी है, मैथ्स की, उसमें क्या है, वो उसका मेंबर है। स्टूडेंट 132 जो कि सोसाइटी आई 001 है, वो उसमें उसका मेंबर है, यानी पोजीशन इन दोनों पे डिपेंड कर रहा है बेसिकली। सो इसीलिए पोजीशन के कॉलम के साथ हमने इन दोनों कॉलम्स को अटैच कर लिया साथ में। और जब इन दोनों कॉलम्स को, अब देखिए अब सारी इन्फॉर्मेशन इज़ स्टिल देयर, पोजीशन भी हमारे पास आ गई, सुपरवाइज़र्स की इन्फॉर्मेशन है, सोसाइटी की इन्फॉर्मेशन है, स्टूडेंट जो है वो किस सोसाइटी का मेंबर है और उसकी उसमें पोजीशन क्या है, ये भी इसमें इंफॉर्मेशन रिटेन हो रही है। सो अब ये हमारा टेबल
सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में आ चुके हैं। अच्छा, इसमें देखिए क्योंकि पार्शियल दो कीज से मिलके कंपोजिट की बन रही है, तो हम चेक कर लेते हैं पार्शियल डिपेंडेंसी तो एग्जिस्ट नहीं करी ना। वाई? बिकॉज अगर मैं सोसाइटी ID 001 डालूंगी तो उसके अगेंस्ट मेरे पास दो रिकॉर्ड आएंगे, चेयरमैन भी और मेंबर भी। देखें 001 के सामने चेयरमैन भी है और मेंबर भी है। दैट मीन्स पोजीशन जो कि नॉन की कॉलम है, बाकी तो दोनों की कॉलम है ना, नॉन की कॉलम पार्ट से डिटर्मिन नहीं हो रहा क्योंकि उसके अगेंस्ट दो रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। सिमिलरली अगर मैं 1 to 3 डालूंगी तब भी चेयरमैन नहीं आएगा, बल्कि दो रिकॉर्ड्स आएंगे, चेयरमैन भी और 1 to 3 के आगे मेंबर भी है, दो आएंगे। दैट मीन्स पोजीशन स्टूडेंट ID से भी डिटर्मिन नहीं हो रही, तो पोजीशन दोनों कॉलम से डिटर्मिन हो रही है। इसका मतलब है पोजीशन फुली फंक्शनल डिपेंडेंट है प्राइमरी की पे, होल की पे, पार्ट पे डिपेंड नहीं करी। इस टेबल में ऑल्दो कंपोजिट प्राइमरी की है लेकिन पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट नहीं कर रही। अब ये हमारे पास टेबल किस में आ चुके हैं? सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में आ चुके हैं, बिकॉज सेकेंड नॉर्मल फॉर्म की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में भी हैं ये, बिकॉज रिपीटिंग ग्रुप नहीं है, प्राइमरी की सेट है, और क्योंकि नॉन की कॉलम पार्ट ऑफ प्राइमरी की पर डिपेंड नहीं कर रहा, सो दिस इज़ इन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म एज वेल। अब हमने चेक करना है थर्ड नॉर्मल फॉर्म में कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म में ये है या नहीं है। थर्ड नॉर्मल फॉर्म की रिक्वायरमेंट क्या होती है कि पहले तो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में हो जो कि आ चुका है, और दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है? ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी मत हो। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी किसको बोलते हैं? नॉन की कॉलम नॉन की से डिटर्मिन ना हो। नॉन की से मुराद क्या होती है? प्राइमरी की के अलग से अलग वाला कॉलम। अब अगर पहला और तीसरा आप टेबल देखें, इसमें है ही एक ही नॉन की कॉलम, ये तो की कॉलम है ना, ये है जो कि प्राइमरी की नहीं है, तो नॉन की कॉलम दूसरे नॉन की से डिटर्मिन हो, दूसरा इसमें कोई कॉलम ही नहीं है नॉन की का कि वो डिटर्मिन हो। इसका मतलब है ये वाला टेबल थर्ड नॉर्मल फॉर्म में भी है। सिमिलरली अगर तीसरा टेबल देखें, ये वाला टेबल भी थर्ड नॉर्मल फॉर्म में, इसको भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि नॉन की कॉलम सिर्फ एक ही है पोजीशन, इसके अलावा कोई नॉन की कॉलम नहीं है, बाकी दोनों प्राइमरी की वाले कॉलम है। ये टेबल में भी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी आ ही नहीं सकती। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी तब आएगी ना, आप तब चेक करेंगे जब दो नॉन की कॉलम्स हो, तो आप चेक करेंगे कि क्या ये इससे डिटर्मिन हो रहा है या नहीं हो रहा है। जब कॉलम ही नॉन की एक है तो दैट मीन्स इसमें भी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये टेबल भी थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है और ये टेबल भी थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है। अब हमने इस टेबल को चेक करना है, सोसाइटी तीसरा रह गया कि क्या इसमें तो कहीं ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं है, क्योंकि इसमें नॉन की कॉलम ज़्यादा है ना, 3 है, सोसाइटी नेम, सुपरवाइज़र ID और सुपरवाइज़र। 3 नॉन की कॉलम्स हम चेक करेंगे, इसमें कोई नॉन की कॉलम नॉन की से डिटर्मिन तो नहीं हो रहा। तो अगर आप देखें, मैं अगर 1 एंटर करूं, सुपरवाइज़र ID 1, तो उसके अगेंस्ट मेरे पास कितने नाम आएंगे? एक ही नाम आएगा, मिस्टर वसीम। देखिए 1 के आगे हमेशा क्या लिखा हुआ है? मिस्टर वसीम लिखा हुआ है। सुपरवाइज़र ID से डिटर्मिन हो रहा है, यानी नॉन की से डिटर्मिन हो रहा है। दैट मीन्स ये टेबल थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, इस टेबल में ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट कर रही है। अब इस टेबल को रिमूव में से ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को रिमूव करने के लिए आपको ये भी स्प्लिट करना पड़ेगा यहाँ से, यानी आपको जिसकी वजह से ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी आ रही है ना, दो नॉन की कॉलम्स, उनका आपको अलहदा टेबल बनाना है। जैसे ये पहला वाला रिलेशन है, ये तो एज इट इज़ आ गया, दिस वन स्टूडेंट ID स्टूडेंट नेम, ये देखें थर्ड नॉर्मल फॉर्म में वो सेम है। दूसरी में इसको स्प्लिट करें ना दरमियान वाले को, तो एक टेबल बन जाएगा इसका, लेकिन हमें ये भी तो पता चलना चाहिए ना कि सुपरवाइज़र ID किस सोसाइटी का कौन सुपरवाइज़र है। दैट मीन्स ये जब ये स्प्लिट करेंगे इसको, तो इसमें एक कॉमन कॉलम होना चाहिए, वो सुपरवाइज़र ID का कॉलम है। जब भी स्प्लिटिंग होगी, मैंने आपको बताया है, दोनों टेबल्स में एक कॉमन जो है वो कॉलम ज़रूर होगा। तो इस केस में हम क्या बनाएंगे? सुपरवाइज़र ID बना देंगे। ये सोसाइटी ID, सोसाइटी नेम और सुपरवाइज़र ID। अब चेक करें क्या ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में हुआ है कि नहीं। 2 है ना इसमें नॉन की कॉलम्स, सुपरवाइज़र ID और सोसाइटी नेम,
ऐसा ही है ना। तो यहाँ पे क्या है कि आपकी नहीं, यहाँ अगर इसको आप फ़र्ज़ करें, अगर आप एज्यूम कर रहे हैं कि किसी सोसाइटी का एक ही सुपरवाइज़र है, तब तो ठीक है, अदरवाइज़ आपको इसको भी स्प्लिट करना पड़ेगा। इट्स स्टिल नॉट इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म। मीन्स आपको एक सोसाइटी आईडी और सुपरवाइज़र आईडी बनाना पड़ेगा, और एक सोसाइटी आईडी और सोसाइटी नेम का टेबल बनाना पड़ेगा। अदरवाइज़ देखिए, उर्दू लिखें तो सुपरवाइज़र आईडी हमेशा 1 आएगी, इंग्लिश लिखें तो सुपरवाइज़र आईडी हमेशा 1 आएगी। सो इट्स डिपेंडिंग ऑन दैट। सो हम इसको भी स्प्लिट करेंगे, और आपकी जो है वो देन इट विल बी इन दी थर्ड नॉर्मल फॉर्म। ओके, सो तीसरी क्या चीज़ रह गई थी? पोजीशन। सुपरवाइज़र आईडी और सुपरवाइज़र, ये तो टेबल जो है वो स्प्लिट होके आ गया यहाँ पे। दिस वन, सुपरवाइज़र आईडी एंड सुपरवाइज़र, ये टेबल स्प्लिट हो गया, ये यहाँ पे स्प्लिट हो गया, ठीक है, उसमें स्प्लिट होके ये यहाँ पे आ गया। और जो आखिरी टेबल था, ये मैंने आपको बताया था, ये ऑलरेडी थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है, इसको स्प्लिटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। सो दैट वाज ऑलरेडी इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म। सो जो स्प्लिटिंग हुई है वो उसमें से एक ये वाला टेबल बना है, ठीक है, सुपरवाइज़र आईडी और सुपरवाइज़र वाला, और इसके अलावा एक ये वाला टेबल बना है, दिस वन। इसको भी आप फर्दर स्प्लिट कर सकते हैं, तब ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी रिमूव होगी, बिकॉज अभी भी ये उर्दू लिखें तो ये 1 ही आएगा, इंग्लिश लिखें तो 1 ही आएगा, ठीक है, इस पर डिटर्मिन हो रहा है। सो यू कैन स्प्लिट इट इवन फर्दर। एक स्प्लिट करके सोसाइटी आईडी और सोसाइटी नेम बना लें, और एक सोसाइटी आईडी और सुपरवाइज़र आईडी बना लें। सो इस तरह से आपका जो ये अननॉर्मलाइज्ड रिलेशन था वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में एट द एंड आ चुका है, और एंड में आपके पास तकरीबन कितने 1 2 यानी एक टेबल था, और स्प्लिट होके कितने टेबल्स बन गए हैं 1 2 3 4 या 3 4 टेबल्स तकरीबन आपके एंड पे ये स्प्लिटिंग के बाद थर्ड नॉर्मल फॉर्म में लाने के बाद आ चुके हैं। सो जब भी हम नॉर्मलाइजेशन के फर्दर स्टेप्स में जा रहे होते हैं, स्प्लिटिंग बहुत हो रही होती है। नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशंस अपने जो डेटाबेसेस होती हैं वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक ही नॉर्मलाइज करते हैं, क्योंकि जो उससे आगे जो प्रॉब्लम्स होती हैं, डिपेंडेंसीज होती हैं, वो बहुत रेयर होता है कि किसी डेटाबेस में आए। और जितनी ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन करते जाएँ, स्प्लिटिंग होती जाएगी, उतना डेटाबेस इनएफिशिएंट होता जाएगा, बिकॉज टेबल स्प्लिट हो गए हैं, उनमें जॉइंट्स लगाने का ओवरहेड बढ़ जाता है जब आपने कंबाइन डिफरेंट टेबल से रिकॉर्ड को रिट्रीव करना है। सो डेटाबेस की एफिशिएंसी पे फ़र्क आता है, वो इनएफिशिएंट हो जाता है जितना फर्दर आप उसको स्प्लिट करते जाएंगे। सो इट्स ऑलवेज ऑर्गेनाइजेशंस यूजुअली ऑप्ट क्या करती हैं कि वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक ही नॉर्मलाइज़ करती हैं, मज़ीद जो नॉर्मलाइजेशन है वो नहीं की जाती है, बिकॉज वो जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत रेयर होता है कि किसी डेटाबेस में आए। 3.5 तक या 3 नॉर्मल फॉर्म तक की नॉर्मलाइजेशन इज़ एनफ टू रिमूव द एनॉमलीज। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो आप लोगों का लेक्चर होगा उसमें मैं नॉर्मलाइजेशन प्रोजेक्ट एक और करवाऊँगी, ताकि आपकी फर्दर जो है वो इसमें प्रैक्टिस हो सके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।